नेशनल इनकम। जी हाँ, आज अपन पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के मेथड्स। बड़ा टेरर वाला चैप्टर है ना, देखते ऐसा डर सा लग जाता है यार नेशनल इनकम। तो पर इस डर को अब की बार सीबीएसई ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अब की बार नेशनल इनकम पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम पूछा जाने वाला है। बट स्टिल क्योंकि ये पूछा जाने वाला है और इसमें आते हैं ढेर सारे फॉर्मूले, तो आज अपन उन फॉर्मूलोज को देखेंगे। आज दो मेथड आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। ये दो मेथड आज की वीडियो में अपन समाप्त करेंगे, दोनों बड़े आसान है, ठीक है। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें वैल्यू एडेड, और जो अगला संडे आने वाला है उस संडे में कुछ स्पेशल आप सभी के लिए ला रहे हैं, पर अभी अपन इस बारे में बात कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात करने वाले हैं नेशनल इनकम। पहला मेथड बात करते हैं इनकम मेथड। सो भाइयों और बहनों, बड़ा आसान है इनकम मेथड। सबसे पहले बात करते हैं, देखो कोई लॉजिक है, एक लॉजिक ये है कि नेशनल इनकम जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ कैलकुलेट कर देता है, वो नेशनल इनकम को तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकता है। कौन सा? इनकम, एक्सपेंडिचर या वैल्यू एडेड, ठीक है। अपन इनकम मेथड कर रहे हैं, यानी कि इनकम कमाई जा रही है और जब सब लोग इनकम कमाते हैं उन सबकी इनकम को जोड़ दो, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि यार इनकम कमाई कैसे जाती है। तो आप सभी से सवाल करते हैं, चलो इनकम कैसे कमाई जाती है। सबसे पहले इनकम कमाने का सबसे आसान तरीका है, किसी के लिए काम करो, जिसको अपन कहते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जिसको सादा भाषा में शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है COE। सबसे पहला तरीका है पैसा कमाने का, वो है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, यानी कि किसी के यहाँ काम कर लो, बदले में आपको इधर वेजेस मिल जाएंगे या सैलरी मिल जाएंगे। मजदूरी कर रहे हो तो वेजेस मिल जाएंगे, काम कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो तो आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पर जो आपकी सैलरी होती है वो कई टुकड़ों में टूटी हुई होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ लोगों को पूरा पैसा कैश में मिलता है, कुछ लोगों को बदले में अकोमोडेशन मिल जाता है कि आपका बिजली का बिल फ्री हो जाएगा, पानी का बिल फ्री हो जाएगा, फ़ोन का बिल फ्री हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों का बचा हुआ पैसा जो है फ्यूचर के लिए PF उनका कटता रहता है। तो ये तीनों चीज़ें काम आती है ना, और सैलरी इन तीनों चीज़ों को मिला के बनती है। जैसे मैंने बोला 40,000 की नौकरी लगी है, 5,000 रुपये हर महीना PF कटता जा रहा है और 5,000 रुपये जो है वो मुझे इन कंपनसेशन टू रहना खाना इसका पैसे मिल जाते हैं, यानी कि 5,000 रुपये वहाँ लग गए। तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी होती है वो तीन टुकड़ों में डिवाइड की जाती है। द फर्स्ट थिंग इज नोन एज वेजेस एंड सैलरी, WNS लिख रहा हूँ। इन कैश, पैसा जो मैं हाथ में मिला। इन काइंड, इट इज वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, मतलब आपको जो अकोमोडेशन मिली, घर का खर्चा और ये सारा खर्चा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको अपन बोलते हैं, ध्यान से सुनना इधर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या बोला मैंने? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब यहां इस चीज को ध्यान रखना, ये क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, दिस इज एम्प्लॉयर, मतलब आपका PF कट रहा है तो जो आपका एम्प्लॉयर है उसके पास जा रहा है वो पैसा और वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लगा रहा है, यानी कि आपकी सैलरी का हिस्सा। यहां अगर आपको बोले एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय मतलब पैसा मुझे मिला, मैंने फिर LIC या कोई पॉलिसी में लगा दिया, तो जो पैसा मुझे ऑलरेडी मिल गया वो कैश के अंदर काउंट हो चुका है, तो इसलिए उसको यहां काउंट नहीं करेंगे। यहां जो काउंट करेंगे वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी आपकी कंपनी ने जो पैसा वहां लगाया है, क्योंकि वो आपकी तनख्वाह का ही पैसा है इसलिए यहां पर काउंट कर लिया गया, ठीक है। तो यहां बात क्या आई कि भैया तीन तरीके से एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिल सकता है, इधर इन कैश, इधर इन काइंड, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पहली चीज हो गई। अब बात करते हैं दूसरी चीज कि भैया और कैसे पैसा कमाया जा सकता है। तो पैसा कमाने का दूसरा तरीका है, सिंपल भाषा में, रेंट का पैसा। रेंट का पैसा तो आप सभी जानते हैं, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे रेंट दिया है और उस पर जो पैसा आ रहा है। जो एक होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि आपने किसी को नाम के पैसे दिए, आपने किसी को नाम के पैसे दिए, क्योंकि आप उस बंदे के नाम की वजह से कमा रहे हो। मार्वल स्टूडियो की वजह से अगर कोई बंदा कमा रहा है तो मार्वल स्टूडियो को एक रॉयल्टी देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके प्रोडक्ट पे वो स्टूडियो की चीज़ें नहीं हुई हैं, जो स्टूडियो का उसके जो पेटेंट राइट चीज़ें, हल्क की फोटो या मार्वल के किसी भी आयरन मैन की फोटो नहीं लगी होती तो फिर कोई मतलब नहीं होता, बट क्योंकि लगी हुई है इसलिए वो चीज़ें बिक रही हैं। तो ये हो गया कहाँ पे? रॉयल्टी। और कैसा तरीका है और पैसा कमाया जाता है? ब्याज के थ्रू।
एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ याद रखनी है, है प्रोडक्टिव एक्टिविटी का ब्याज, यानी कि नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे अगर कोई ब्याज दिया जा रहा है तो उसका कोई पैसा नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटी का लोन पे इंटरेस्ट जो है काउंट करेंगे। ठीक है, और कैसे पैसा, ये तो छोटे लोग हो गए, थोड़े बड़े लोगों के पास है जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाया जाता है एक बिजनेसमैन के थ्रू। ठीक है, तो जो कंपनी चल रही है, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनका जो पैसा कमाया जाता है वो कहलाता है प्रॉफिट। ठीक है, वो प्रॉफिट भी इसमें काउंट किया जाएगा। पर वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि भैया प्रॉफिट जो है, अब मैं फॉर एग्जांपल मानो रिलायंस को हुआ मतलब 14,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट का होगा क्या? प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। उस प्रॉफिट से क्या दिया जाएगा? टैक्स दिया जाएगा। दूसरा, उस प्रॉफिट के बदले क्या होगा? अब समझना, प्रॉफिट मैंने 14,000 करोड़ का लिया, उसमें से मान लो 100 करोड़ 50 करोड़ जो है प्रॉफिट में से टैक्स दे दिया। अब जो बचा हुआ पैसा है क्या करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्री अपने प्रॉफिट को 2 जगह इस्तेमाल करेगी। पहला, या तो वो उस प्रॉफिट को सेव कर लेगी आगे भविष्य के लिए, जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग, या फिर दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफिट कंपनी की जेब में रखा है। ये प्रॉफिट कंपनी से उन लोगों को मिलने वाला है जिन लोगों ने रिलायंस में पैसे लगाए, यानी जिन लोगों ने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं। तो जब शेयर होल्डर्स को कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा देती है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो 3 टुकड़ों में जाता है, इधर टैक्स के फॉर्मेट में सरकार के पास, शेयर होल्डर के पास जिन्होंने पैसा लगाया क्योंकि इनको मिलना ही चाहिए, इन्होंने शेयर इसलिए खरीदे क्योंकि इनको पैसा मिलेगा, और तीसरा, अगर कंपनी किसी को नहीं देगी तो क्या करेगी? उसकी रिटेन अर्निंग करेगी, या फिर जिसको अपन बोलते हैं सेविंग करेगी। समझ में आ गया? तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली अपन ने वर्कर्स की बात कर ली, रेंट पे पैसा, रॉयल्टी का पैसा, ब्याज का पैसा, प्रॉफिट, सब बात कर ली। अब एक आखिरी चीज यहाँ रह जाती है जिसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम का मतलब वो छोटे मोटे व्यक्ति जिनकी इनकम यहाँ कहीं काउंट नहीं हुई, जैसे कि सब्जी वाला, ठेले वाला, छोटी मोटी दुकान वाला, वो छोटी मोटी दुकान वाला ना तो इसमें आ पाया ना इसमें आ पाया, तो उन सब के पैसे को क्या बोला जाता है? मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 तरीके हैं जिसको यूज करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो जब इन 6 तरीकों को आपस में जोड़ लिया जाता है तो हम पहुंच जाते हैं NDPFC पर। कहां पहुंच जाते हैं बेटा? NDPFC पर। तो अगर आपको बोले NDPFC निकालना तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें आपने जोड़ी, क्या आ गया? NDPFC। समझ में आ गया? अब अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज नहीं मिला तो आपको ये मिलेगा, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये 3 चीजें मिल जाएंगी। इन 3 को जोड़ के आप यहां पहुंच सकते हो। रेंट आपको मिल जाएगा, रॉयल्टी आपको मिल जाएगा, इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट अगर नहीं मिला तो प्रॉफिट में 1 2 3 इन 3 चीजों को जोड़ के आप प्रॉफिट पे आ जाओगे, और फाइनली मिक्स्ड इनकम आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना, नेशनल इनकम का कोई भी आप क्वेश्चन करे तो आप इस फॉर्मूले पे चले, ना कि इस पे। ये फॉर्मूला लिखो सबसे पहले क्वेश्चन में, NDPFC इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब जो चीजें नहीं मिलती उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो कि भैया ये ऐसे बनाए, इन तीनों को जोड़ा, फिर यहाँ पहुंच गए। ये सब मिल जाएंगे, लिखते चलो। ये नहीं मिला, इसको जोड़ा, प्रॉफिट बन गया। समझ में आ गया? क्लियर? NDPFC पहुंच गए। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? NNPFC। आई थॉट सो दिख रहा होगा आप सभी को, यहाँ लिख देता हूँ। क्या? NNPFC। यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे? NN सेम है, ये फ़र्क है। यहाँ डोमेस्टिक है, नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल पहुँचने के लिए क्या करते हैं? प्लस NFIA। NFIA को जोड़ दो, आप नेशनल इनकम पे सीधे के सीधे पहुँच गए। समझ में आ गया? सिंपल मेथड, आसान मेथड। क्या करा? 1 2 3 4 5 6 चीज़ों को जोड़ा, आप NDPFC पहुँच गए। यहाँ पे NFIA जोड़ दिया, आप कहाँ पहुँच गए? NNPFC पे। अब की बार CBSE ने एक समझदारी करी थी, वो समझदारी देख लो इधर पिछले बार के पेपर में। क्या? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों को कंबाइनली अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अपन एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, क्या? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम
इज इक्वल टू एनडीपीएफसी कह सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट भी आ गया, रॉयल्टी भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, प्रॉफिट, इन चारों को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस बना है। और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चारों चीज़ें आ गई तो आपको बस सीओई और मिक्स्ड इनकम जोड़ना है, बाकी सब तो इसके अंदर ऑलरेडी आ गया। आप कहाँ पहुँच जाओगे? एनडीपीएफसी पे। कहाँ पहुँच जाओगे? एनडीपीएफसी पे। समझ में आ गया? क्लियर हो गए यहाँ पे? क्लियर? अब देखो आगे अपन बात करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको मिटाते हैं, आप इसको लिख दो, ठीक है। इसको मिटाने के बाद अपन अगला करते हैं जिसको अपन कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। समझ में आया? आगे देखो, लब आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। अब भाई कमाई के थ्रू तो नेशनल इनकम निकालना आसान है क्योंकि आपको पता है कमाई कैसे होती है। अब बात करते हैं खर्चे को देखते हुए किस तरीके से नेशनल इनकम निकाली जाती है। प्राइमरी नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब भाई खर्चा कैसे किया जाता है? चलो खर्चा दो जगह करेंगे, या तो हम करेंगे या फिर सरकार करेगी। तो खर्चा या फिर बाहर कहीं बेचा जाएगा, ठीक है। तो जब हम खर्चा करते हैं, हम कौन है? हम प्राइवेट इंडिविजुअल हैं। हम कौन है? हम प्राइवेट इंडिविजुअल हैं। जब हम खर्चा करेंगे तो उसको बोला जाता है क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। बड़ा हो गया थोड़ा। एक्सपेंडिचर क्या बोलेंगे? प्राइवेट, यानी हम फाइनल मतलब अंतिम गुड एसेट नहीं बना रहे हैं, कंजम्पशन कंज्यूम कर रहे हैं, और खर्चा यानी हम जो आखिरी गुड्स के कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेरी भाषा में इसको बोलते हैं पीएफसीई। क्या बोलते हैं? पीएफसीई। ये पेपर में मत लिख के आना, पीएफसीई नंबर 0 हो जाएंगे, बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगा। आपको पीएफसीई नहीं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखना है। ये तो क्या हुआ? हमने, क्या बोलो वापस से, किसने? हमने जो खर्चा करा। अब सरकार भी तो खर्चा करेगी, सरकार शांत होने बैठेगी? आजकल सरकार शांत नहीं बैठती, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। राइटिंग पे बन जाना, डॉक्टर बनने वाला था मैं राइटिंग देखकर, ठीक है। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार ने जो फाइनल गुड्स पर खर्चा किया उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब समझना, यहाँ पर सरकार का फाइनल, गवर्नमेंट का फाइनल, मतलब हमारा फाइनल और सरकार का फाइनल तो आ गया, पर भाई ऐसी बात तो है नहीं कि हम लोग एसेट नहीं बनाते, हम लोग स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, मशीनरी में पैसा नहीं लगाते, तो ये भी तो आएंगे। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? ग्रॉस। कम ऑन मेरे साथ, डोमेस्टिक। यहाँ वर्डिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल, कम ऑन वन मोर टाइम, फॉर्मेशन। एक वर्ड इस चीज का इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस, कम ऑन, व्हाट इज ग्रॉस? इट मींस डेप्रिसिएशन है। अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक आ जाए तो आप उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ के ग्रॉस डोमेस्टिक निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, ग्रॉस है डोमेस्टिक, देश के अंदर। कैपिटल फॉर्मेशन, कम ऑन वन मोर टाइम, इट इज कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब एसेट्स में खर्चा। एसेट्स आप सभी जानते हैं, अकाउंट्स वाले बनते हो सारे के सारे, जो नहीं है वापस समझ लो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल आर ऑफ 2 टाइप। क्या? नीचे लिखते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या? 2 तरीके के एसेट, फिक्स्ड कैपिटल और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक जिसको कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझना मेरी बात को ध्यान से, यहां पर वर्डिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये है सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि एसेट आर ऑफ 2 टाइप, फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड। अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पड़े तो इसका मतलब आपको इसमें इन्वेंट्री को जोड़ना है। इन्वेंट्री को हम कहते हैं स्टॉक, स्टॉक का मतलब अनसोल्ड गुड्स। कैसे जोड़ना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके जो आंसर आएगा उसको जोड़ना है। ध्यान रखें इस बात को। क्या? ये कैपिटल फॉर्मेशन है, ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। कम ऑन वन मोर टाइम, दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा तो आपको फिक्स्ड और इन्वेंट्री नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं। पर अगर फिक्स्ड कैपिटल मिल जाए तो इसमें इन्वेंट्री को जोड़ दो, आप यहां पहुंच जाओगे। वन मोर थिंग, लास्ट थिंग, दिस इज व्हाट? दिस इज ग्रॉस। मेक श्योर इट इज क्या है? ग्रॉस। अगर यहाँ नेट हो तो पहले डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, अगर यहाँ नेट है तो पहले इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, फिर तुम ग्रॉस पे आ जाओगे, फिर क्वेश्चन करना है। समझ में आ गया ये चीज? ग्रॉस डोमेस्टिक, कुछ लोग कंफ्यूज है, सर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, डोमेस्टिक नहीं बोलते, या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते। क्या कर रहे बेटा? डोमेस्टिक ये सिर्फ कैपिटल है, दिस इज फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज करंट। करंट मतलब झटका लग जाए,
करंट मतलब स्टॉक, यानी कि जो 1 से 2-3 महीने में समाप्त हो जाए। फिक्स मतलब लॉन्ग टर्म, लंबे समय का। ठीक है, 3 चीज। और चौथी चीज, हम खर्चा क्यों करते हैं? बाहर भेजने के लिए, जिसको हम कहते हैं नेट, क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? नेट एक्सपोर्ट। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? द वर्ड नेट डिफाइंस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो वर्ड है एक्सपोर्ट, नेट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझ में आ गया? क्लियर? कुछ मानों को कंफ्यूजन है, सर यहाँ कभी कभी नेट इंपोर्ट दे देते हैं, तो नेट इंपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आप इसमें एक नेगेटिव साइन और लगा दो, जैसे नेट इंपोर्ट क्वेश्चन में गिवन है 10, इसका मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है 10, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितने हो जाएंगे? उल्टा कर दो, एक -7 हटा दो, -10 हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें मैथ्स वालों पता होगा सबको। ठीक है, जो नहीं है 10वीं तक तो पढ़ी है। तो 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 देश, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स प्लस इन्वेंट्री, दोनों को जोड़ के जो आया। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को जब अपन जोड़ेंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी को बोलो, क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। नेशनल इनकम तक पहुंचना है। नेशनल इनकम क्या है? रास्ता दूर नहीं, रास्ता पास है, एनपीएफसी। कम ऑन, यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे? ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। समझ में आ गया? क्लियर कट, सिंपल है। अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये माइनस कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, तो ऊपर आई में और नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। मेरी पूरी वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हमने इसको डीप में छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर बता रखा है कि एनएफआईए क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कब जुड़ता है, कब बढ़ता है, नॉर्मल रेजिडेंस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, सब कुछ उसके अंदर डिटेल में बता रखा है। आज की वीडियो के अंदर अपन ने 2 मेथड करे हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। मेक श्योर कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करें। आज शाम को आपको इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टिंग मिल जाएगी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो उनको सॉल्व करके हमें टैग करें अपनी स्टोरी के अंदर। आपसे कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मेक श्योर कि इसके बाद जो ट्यूसडे को वीडियो आने वाली है उसमें अपन वैल्यू एडेड मेथड सीखेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी है, एंड फाइनली हम क्वेश्चंस करेंगे एक बार। गाइस कीप ऑन वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट योर प्रॉब्लम, और आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।